नमस्कार, कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बाल श्रम एक दुर्व्यवहार है। ये मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। बच्चों को एक ऐसे माहौल में परवरिश किए जाने की ज़रूरत है जहां पर वो देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें, गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और उनका समग्र विकास हो सके। बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर यूं कहें उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए जितने भी अवसर हैं वो सभी दिए जाने की ज़रूरत है। और इसी सोच के मद्देनज़र भारत में बच्चों के लिए अनेकों संवैधानिक और कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। बावजूद इसके आज हमारे समाज में बाल श्रम जैसा एक कलंक मौजूद है जिससे छुटकारा पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। बाल श्रम के लिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि बाल श्रम एक अभिशाप है, ये राष्ट्र को कमज़ोर कर देता है। जी हाँ, अगर राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो बाल श्रम से मुक्त होना होगा, यानी भारत को बाल श्रम मुक्त भारत बनाना होगा और इसके लिए ज़रूरी है कानूनी जागरूकता। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बाल श्रम निषेध अधिनियम की, किस तरह से ये कानून की प्रावधान है, आम लोगों को इस कानून से जुड़ी किन किन बातों को ध्यान में रखना है और साथ ही जानेंगे सज़ा के क्या प्रावधान हैं ताकि अपराधी इस तरह के अपराध करने से बच सकें। आम लोग इस कानून की जागरूकता के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जीएल शर्मा जी। आप वरिष्ठ आरएएस अधिकारी हैं। जीएल शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम बाल श्रम, कानून और सजा, इस विषय पर हम बातचीत शुरू करें उससे पहले कुछ आंकड़े मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी ताकि हमारे देश में जो बाल श्रम की एक गंभीर स्थिति है उसको हमारे दर्शक भी जान सके और आपकी भी नॉलेज में मैं लाना चाहूंगी। हमारी जो जनगणना है 2011, उसके अनुसार चाइल्ड पॉपुलेशन अगर बात करें तो 259.6 मिलियन बच्चे हैं 5 से 14 वर्ष की आयु के। इनमें भी अगर हम बाल श्रम की बात करें तो 10.1 मिलियन बच्चे हैं जो बाल श्रम में लिप्त हैं, जिनकी उम्र है 5 से 14 वर्ष। और अगर 2001 की जनगणना से इसकी तुलना करें तो 2001 में ये बहुत ज़्यादा था, 12.7 मिलियन था। अगर दोनों सालों की जो जनगणना है 2011 की और 2001 की, इसकी अगर तुलना करें तो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, 2.6 मिलियन डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी 10.1 मिलियन जो बच्चे हैं वो बाल श्रम में लिप्त हैं। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, ये परसेंटेज की अगर हम बात करें 2011 में ये टोटल परसेंटेज है 3.9% और रूरल का अगर हम देखें तो 4.3% है और अर्बन का है 2.9%। कहने का मतलब ये है कि भारत में बाल श्रम में बहुत बड़ी आबादी बच्चों की वो लिप्त है और इसके जिम्मेदार हैं आप और हम। जीएल शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाल श्रम की इतनी गंभीर स्थिति हम देख रहे हैं जबकि कानून मौजूद है, 1986 में कानून आ गया, संवैधानिक प्रावधान भी मौजूद हैं, बावजूद इसके ये सब कैसे हो रहा है? इस सिनेरियो को हम कैसे देखेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको बता दूं कि बाल श्रम एक कानूनी समस्या नहीं है जी। इट्स नॉट ए लीगल प्रॉब्लम, इट्स ए सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये भारत की, हमारे देश की और हमारे प्रदेश की एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। और जब समस्या का कोई रूट कॉज सोशल होता है, सामाजिक होता है, तो उसका निराकरण भी सामाजिक तरीके से ही किया जा सकता है। बिल्कुल। और उसका जो साधन है वो है जागरूकता, सामाजिक एक इनिशिएटिव, सामाजिक तरीके से लोग उसको अपने परिवार से शुरू करें, उसको समाज से, समुदाय से शुरू करें और फिर कानूनी जो इंटरफेरेंस है वो आए, तब हम उस समस्या का उन्मूलन कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने आंकड़ों के माध्यम से बताया, ये सही है। वैश्विक दृष्टि से हम देखें तो अमूमन 10 बच्चों में से एक बालक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बाल श्रम से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड लेबर से जुड़ा हुआ है जी। और यूनिसेफ भी ये कहता है कि अगर हम ड्रॉप आउट की अगर हम बात करें, स्कूल का ड्रॉप आउट, अगर 2011 की जनगणना के उन आंकड़ों पर भी अगर हम जाएं तो हमारे देश में 2011 के अनुसार 42.7 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, यानी स्कूल छोड़ दिया है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि शिक्षा के प्रावधान मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, बाल श्रम का प्रतिषेध भी किया गया है, बावजूद इसके ये सब हो रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें सामाजिक परिदृश्य को समझने की ज़रूरत है। एक मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वर्क और चाइल्ड लेबर, इसमें डिफरेंस को कैसे समझें, क्योंकि कई बार डोमेस्टिक वर्क की आड़ में चाइल्ड लेबर होता है, तो इसको थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ RTE है, जैसे आपने बताया, राइट टू एजुकेशन है। इट्स ए फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार है कि 14 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं आयु के, उनको शिक्षा ग्रहण करनी ही चाहिए। उनके पेरेंट्स का दायित्व है
और ये उनका अधिकार है बालकों का कि उनको शिक्षा दी जाए। और राइट टू एजुकेशन में फ्री एजुकेशन भी है, और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका भी ये दायित्व बन रहा है कि वो एडमिशन लें। आपने बताया कि कैसे हम इसमें डिस्क्रिमिनेशन करें, कैसे अंतर करें कि डोमेस्टिक लेबर क्या है और नॉन डोमेस्टिक। बिल्कुल। जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन जो एक्ट है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, 1986 में बना। 2016 में इसमें अच्छे संशोधन हुए और उसको अच्छा स्ट्रिक्ट बनाया गया, काफ़ी कड़ी सजाए गए हैं, इसमें प्रावधान है। तो यहाँ जब कानून है तो इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष तक के जो कम बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, उनको किसी भी खतरे वाले काम में, ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस, उसमें 18 तो ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं लिस्ट में, और 65 प्रोसेसेस हैं जो खतरनाक किस्म के हैं। जैसे मैं बता दूं आपको, कंस्ट्रक्शंस है, बिल्डर्स, बिल्डिंग लाइन है, केमिकल बेस्ड उद्योग हैं, कांच के काम हैं, शीशे के काम हैं, फायरवर्क्स है, मैचेज, माचिस के जो काम होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो काम हैं जिनमें खतरा होता है जी। और खतरा उनकी हेल्थ को होता है, उनके डेवलपमेंट को होता है। डेवलपमेंट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इवन ये सब प्रकार का अगर उनका विकास बाधित होता है, उनकी शिक्षा बाधित होती है, वो ड्रॉप आउट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसके शिकार हैं। बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ अमूमन जैसे जो बाल श्रम है, उसमें जब मैं आंकड़े देखता हूँ तो 72% जो बच्चे हैं जो बाल श्रम से पीड़ित हैं, वो अपने परिवार के कामों में संलग्न है। ये भी डाटा एक आया है। बिल्कुल। क्राई एक संस्था है, चाइल्ड राइट एंड यू, इट्स इंटरनेशनल मतलब जो भी एनजीओज हैं उनके ये डेटा है जी। जी जी। तो उनका मानना है कि हमारे यहाँ जो ऐसे व्यवसाय या उद्योग जो पेरेंटली फैमिली में चल रहे हैं लेकिन खतरनाक हैं, उनके बच्चे उसमें इंडल्ज हैं। जी जी। तो चूंकि वो हालांकि परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, कुटुंब को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका एक आउटपुट आ रहा है, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो डेवलपमेंट है, जो नेचुरल, जो सर्वांगीण विकास है, वो बाधित हो रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही। मैं यूनिसेफ का एक डेटा बताना चाहूंगी यहाँ पर चाइल्ड लेबर को लेकर। 2020 का एक ग्लोबल एस्टिमेट यूनिसेफ ने जारी किया है, उसमें 160 मिलियन बच्चे जो हैं वो ग्लोबली वो चाइल्ड लेबर हैं, और अगर इसको हम बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड करके देखें तो 63 मिलियन गर्ल्स हैं इसमें इन्वॉल्व और 97 मिलियन बॉयज़ भी हैं। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो बच्चों की आबादी बाल श्रम में लगी हुई है। अगर हम दूसरे और प्रावधानों की बात करें, हमारे संवैधानिक प्रावधान है, कानून भी मौजूद है, फिर भी लोग किस तरह से बच्चों से बाल श्रम करवा रहे हैं। खासकर मैं राजस्थान के संदर्भ में आपसे बात करूंगी। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि चूड़ी कारखानों में या फिर जो आरी तारी का वर्क होता है, बहुत महीन वर्क होता है, उनमें अक्सर हम देखते हैं कि बाल श्रम करवाते हुए बच्चों को छुड़ाया जाता है, रेस्क्यू कराया जाता है। तो इस तरह के मामलों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। एक पोर्टल जारी हुआ है, हमारे यहाँ एक नेशनल प्रोजेक्ट आया है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, और उनका एक पोर्टल है जिसको हम पेंसिल नाम दिया है उसका पेंसिल नाम इसलिए दिया कि वो इट्स ए प्लेटफॉर्म ऑफ इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। तो ये पेंसिल प्रोजेक्ट में बड़े अच्छे से इसको एनफोर्स किया गया है। अब जब चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जब अमेंड हुआ 2016 में, तो एक तो इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया। बिल्कुल। कड़ी सजा के प्रावधान है, जमानत भी जल्दी से नहीं होती है, और पेनल्टी भी अच्छी की है, 20,000 से 50,000 की पेनल्टी है, 6 महीने से 2 साल तक का सजा का प्रावधान है। ये सब चीजें हैं। एनफोर्समेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ दिया गया है, और उसके अधीन जो एसडीएम है और जो पुलिस फोर्स है पूरी वो पूरा उसको एनफोर्स कराएगी। बिल्कुल। लेकिन होता यह है कि डोमेस्टिक जो वर्क हैं उनकी आड़ में कहीं ना कहीं ऐसे हाजार्डस जो वर्क्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, इंडस्ट्री हैं, उसमें बच्चों को इंडल्ज कर दिया जाता है। बिल्कुल। और फिर पता नहीं लगता एनफोर्समेंट एजेंसी को। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो कारण है चाइल्ड लेबर के, उसमें एक इकोनॉमिक जो प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है, कुछ कहिए कि एक मास जो जहां कई बार पूरी फैमिली का मास माइग्रेशन होता है, आप देखिए तो उसमें बच्चे भी साथ में होते हैं। बिल्कुल। तो वहां उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, शिक्षा का उनको डिप्राइवेशन होता है एजुकेशन से। तो वहां कहीं ना कहीं ऐसे कामों में इंडल्ज हो जाते हैं, और परिवार को भी धन की आवश्यकता होती है, संपत्ति की आवश्यकता होती है, तो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, हार्मोनियस डेवलपमेंट, वो रुक जाता है और बच्चे ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं। और ऐसे बाल श्रम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हम अगर क्षेत्र की बात करें कि जैसे असंगठित क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाल श्रम किया जाता है, एक आंकड़ा है जो ये कहता है कि भारत में
2011 की जनगणना के अनुसार ही एग्रीकल्चर जो लेबरर्स हैं उनमें 32.9% ऐसे हैं बच्चे जो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, और ये बड़ी चिंता की बात है। और ये मिलियंस की अगर हम बात करें तो 3.33 मिलियन ये आंकड़ा है। दूसरा कल्टीवेटर्स है, यानी कृषि से जुड़े हुए जो दूसरे कार्य हैं उनमें भी बच्चे लगे हुए हैं 26.0%, यानी 26% बच्चे खेती से जुड़े हुए जितने भी काम हैं उनमें बतौर बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात है। और एक अदर कैटेगरी और है जिसमें कि असंगठित क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया है। जैसा कि आप भी देखते होंगे, जब भी आप किसी चाय की थड़ी पर जाते होंगे तो वहाँ आपको बच्चे आपको चाय पिलाते होंगे, आपको देखते होंगे, और हम नज़रअंदाज कर जाते हैं ऐसी चीज़ों को। और यही वो हमारी आदतें हैं जो बाल श्रम को बढ़ावा देती हैं। चाहे आप जूस की दुकान देख लें या रेस्टोरेंट देख लें, वहाँ पर भी इस तरह का बाल श्रम होता है। तो इस तरह के इन क्षेत्रों में किस तरह से जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा, ये सोच डेवलप नहीं होगी कि बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, तब तक हम बाल श्रम शायद ना रोक पाएं। जी मैम, मेरा एक यहाँ मेरा ऑब्जर्वेशन है जी। आपने जब खेती की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, तो चूंकि कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ 70 से 80% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है और उनकी आर्थिक जो है वो गतिविधियाँ इससे संचालित होती हैं। जब बालक कृषि के क्षेत्र में, कृषि कार्यों में अपने परिवार का हाथ बटाता है, वो काम करता है, और वो सामान्यतया अवकाश के क्षणों में करता है, जब उसकी छुट्टियां होती हैं, जब उसकी जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और शीतकालीन अवकाश होता है, और चूंकि वो पेरेंट्स के अपने परिवार के साथ ही काम कर रहा है, तो परिवार को यहाँ, अगर परिवार जागरूक नहीं है और परिवार ने उसके शिक्षा के समय में, उसकी स्कूलिंग में या कॉलेज के समय में, जब वो माइनर है, स्कूलिंग के समय में उसका दुरुपयोग करते हुए बच्चे को संलग्न कर लिया अपने लालच की वजह से, वो मैं गलत मानता हूँ। लेकिन अगर बच्चे की छुट्टी है और बच्चे को कृषि कार्यों में छुट्टी के समय पर स्किल डेवलप की जा सकती है, कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक तो ट्रेडिशनल जो उसकी लर्निंग है वो बड़ी स्ट्रांग होगी। बिल्कुल। इसी तरह से मैं, जब हम लोग छोटे थे तो हमने पाया कि ग्रीष्मकालीन अवकाशों में हमारे जो साथी लोग थे वो उनके पेरेंटल जो बिजनेस होते थे, कोई दुकान होती थी, तो 1-1.5 महीने वो बैठते थे, अपना पॉकेट मनी भी अर्न करते थे, सीखते थे। तो यहाँ एक एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी चलता है कि आप अनकॉन्शियसली उस बिजनेस के ट्रिक्स, उस बिजनेस की जो वो हैं टेक्निक्स हैं, उनको आप सीख पाते हो, आप अनायास ही सीख पाते हो। और जब आप बड़े होते हो और जब आप करियर की तरफ आगे मुड़ते हो, देखते हो, तो वो चीज आपको बड़ी मल्टीप्लाई करती है आपके जीवन में, और ये अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आंकड़ा हो सकता है, लेकिन अगर ये प्रोफेशनली कराया जाता है, बिल्कुल, तो ये कानूनन अपराध, तो ये मुझे लग रहा है अपराध भी है और ये एथिकल भी रॉन्ग है। और परिवार को इस दिशा में उनको ध्यान देने की जरूरत है, जिससे बच्चे का यहाँ पर क्या होता है, क्रिएटिविटी खत्म होती है, इनोवेशन खत्म होता है, और बच्चे की लर्निंग खत्म होती है। वो आगे एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, एक अच्छा देश का नागरिक बनेगा बड़ा होकर के, लेकिन वो तब बनेगा जब वो उसे पूरा सर्वांगीण विकास का मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं जो दर्शकों को भी हम जागरूकता के लिए बताना चाहेंगे। बीएनएस 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में बाल श्रम से जुड़ा हुआ सेक्शन है 95, जिसमें पूरी तरह से बाल श्रम को प्रतिबंधित बताया गया है, और ये इसमें जेल भी हो सकती है और पुनर्वास के भी प्रयास किए जाने इस कानून के तहत जरूरी हैं। सबसे अहम बात है, कानून अपने आप में कड़ा है पहले से ही, लेकिन बावजूद इसके अगर अपराध होते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें तो हमारा संविधान अनुच्छेद 21, 23 और 24 ये सीधे सीधे तौर पर बच्चे के गरिमापूर्ण व्यक्तित्व की बात करता है। अनुच्छेद 21 की हम बात करें तो 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, जिस पर बाद में 2002 में 86वां संशोधन भी हुआ और 2009 में हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे देश को दिया। अनुच्छेद 23 की और 24 की बात करें तो इसमें किसी भी कारखाना में या खतरनाक व्यवसाय में 14 साल के से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। इस तरह के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है संविधान के तहत भी, और इसके तहत फिर कानून हमारे भारत में बना हुआ जिसका हम पूरे प्रोग्राम में हम डिस्कशन कर रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान भी हैं, कानून भी है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं बाल श्रम बहुत पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत भी उसमें अछूता नहीं है। हम आरटीई की बात करेंगे, शिक्षा का अधिकार है, बावजूद इसके बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और वो ड्रॉप आउट होने का एक कारण जैसा आपने भी बताया कि जिम्मेदारियों का बोझ कहीं ना कहीं बच्चों पर डाल दिया जाता है और वो बाल श्रम में लिप्त हो जाते हैं। तो आरटीई एक्ट किस तरह से बच्चों को बाल श्रम से मुक्त होने में एक अहम भूमिका निभा सकता है? बहुत अच्छी बात आपने कही, शिक्षा का मौलिक अधिकार जी,
और राइट टू एजुकेशन है। यहाँ जो समस्या है, जैसे पहले भी हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। बिल्कुल। यहाँ पॉवर्टी है, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, यहाँ बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ हैं, डिप्राइवेशन है, और ऐसी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ जाती हैं उनके जीवन में कि उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। ये देखने की बात है हमारे समाज को, उस परिवार को जिसके बच्चे हैं। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पांचवा स्तंभ भी है समाज का, जो एनजीओज हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मुझे लगता है कि उनकी सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है। वो इस चीज़ को परिवार को, समाज को बता सकते हैं कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, उसका एनालिसिस करके वो समाज को बता सकते हैं, वो कानूनी संस्थाओं को बता सकते हैं, वो प्रशासन को बता सकते हैं, शासन को बता सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं। तो वो कैटलिस्ट का काम करते हैं। बिल्कुल। वो जो प्रॉब्लम है उसके बीच में और जो विक्टिम है उसके बीच में और जो एजेंसीज हैं उसके बीच में वो कैटलिस्ट का काम करके उस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं, निराकरण भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उन्मूलन भी इसी तरीके से होगा। बिल्कुल। ये बहुत आवश्यक है। दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जो आरटीई एक्ट की जब जीएल शर्मा जी बात कर रहे हैं, उसके तहत हर शिक्षण संस्थान को 25% सीटें रिजर्व रखने की जरूरत है, जो कि डिप्राइव्ड उससे कैटेगरीज से आते हैं। उनके लिए शिक्षा के लिए कोई भी द्वार बंद नहीं है। 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो हम जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जो भी जागरूक लोग देख रहे हैं, वो इस बात को सभी जगह जागरूकता के तहत फैलाएं, ताकि बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया जा सके। और बाल श्रम एक अपराध है, कानूनन अपराध है, ये हमें सोचने की और इस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं एक ग्लोबल लेवल की हम बात करेंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 2 कन्वेंशन है, जिसके बारे में हमारे दर्शकों को जानना भी बेहद ज़रूरी है। और 2 कन्वेंशन है जिसमें बच्चों की आयु को लेकर ग्लोबल लेवल पर एक बड़े कदम उठाए गए। एक कन्वेंशन है द मिनिमम एज कन्वेंशन 1973, जिसमें सेक्शन 138 में न्यूनतम आयु जो है बच्चे की वो 14 वर्ष से कम नहीं हो सकती। या इसको दूसरे तरह से कहें तो स्कूली शिक्षा जब तक खत्म नहीं हो जाती उससे पहले उसे किसी रोजगार में नहीं लगाया जा सकता। तो ये आयु 15 वर्ष से कम नहीं हो सकती ग्लोबली। और आपको बता दें, भारत ने 2017 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करके इस बात की पुष्टि की है कि भारत भी बाल अधिकारों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम ग्लोबल लेवल पर भी रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे पूरे आंकड़े जा रहे हैं, जनगणना भी हमारी कह रही है कि बाल श्रम हो रहा है। इस पे अगर हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपने जिक्र किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का कितना बड़ा रोल हो सकता है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के जरिए हो या फिर अपने वर्कशॉप या सेमिनार या ट्रेनिंग्स के जरिए, वो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका है समाज में, और ख़ास तौर से ऐसी समस्याओं के निराकरण में। आपने शिक्षा के अधिकार की बात की, कन्वेंशन की बात की, मैं इस संदर्भ में भारतीय कानूनों की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जितने भी ये अधिनियम है, 1986 का चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट हो, चाहे बॉन्डेड लेबर का हो, आपने कहा कि जैसे आर्टिकल 24 हमें कहता है कि बाल श्रम का निषेध है। बिल्कुल। इसी तरह से एक फैक्ट्री एक्ट है 1948 का, एक इंडियन मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, एक मर्चेंट शिपिंग एक्ट है जो आई थिंक 1958 का है। ऐसे ही कई हमारे यहाँ एनेक्टमेंट हैं, रेगुलेशंस हैं, और ये सब जो विधान है इन सभी में भी उसी तरह के कन्वेंशन के आधार पर ही आयु का निर्धारण किया गया। बिल्कुल। और जब 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया, और उनको किसी भी आप ऐसे खतरनाक कार्यों में उनको संलग्न नहीं कर सकते, उनको काम नहीं लगा सकते जो खतरे में है। और उसमें भी आप देखिए कि अलग अलग तरीके के उसमें रेगुलेशंस हैं जी। उसमें इस तरह के हैं कि आप अगर लगाएंगे सही काम में जिनमें उनको बाधा उत्पन्न नहीं होती शिक्षा में और उनके सर्वांगीण विकास में, तो 3 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करेंगे। बीच में 1 घंटे का गैप होगा। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 6 आवर्स होंगे जी। बहुत अहम, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत अहम बात आपने की। अभी यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एक तो हम घरेलू वर्क की जैसे बात कर रहे हैं, बहुत सारे घरों में भी आजकल बच्चों से बाल श्रम कराया जा रहा है, और उनके साथ, और ईंट भट्टों की अगर हम बात कर लें तो ईंट भट्टों पर भी पूरे दिन भर बच्चों से काम कराया जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है जहाँ बच्चे ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं वो रहते भी वहीं पर हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ दोहरा अपराध होता है, दोहरा क्राइम होता है। एक तो उनसे बाल श्रम कराया जाना, दूसरा उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज या और दूसरे तरह के क्राइम होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जब आपने भट्टों की बात की तो ये एक बड़ी सामाजिक समस्या है। आप देखेंगे कि भट्टे पर पूरा परिवार रहता है और परिवार के साथ बच्चे भी काम करते हैं। वो शिक्षा से डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं। दूसरी तरफ वो बाल श्रम भी कर रहे हैं
और एक और पहलू है इसमें जो बॉन्डेड लेबर का भी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल। मैंने एसडीएम के रूप में कई जगह काम किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पुलिस उनको रेस्क्यू करा के लेके आती थी। और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है उसके बाद फॉलोअप का और रिहेबिलिटेशन का, बिल्कुल, ये सबसे अहम है। अगर उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो इस सारी एक्सरसाइज का कोई परिणाम जो है वो सुखद नहीं होगा, और वापस वो प्रोलैप्स होगा, वापस रिपीट होगा और सेम स्थितियां आगे निरंतर चलती रहेंगी। तो इसको कैसे रोका जाए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका, जैसे मैंने पहले कहा, कि पूरे समाज की है, जागरूकता की है, बिल्कुल, शिक्षा की है, उस तंत्र की है जो प्रशासन के रूप में काम करता है, पुलिस के रूप में काम करता है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, और उसके बाद कानून आता है। कानून अपना काम जब करेगा जब ये तंत्र जो है वो सक्रिय होगा, बिल्कुल, और कानून और उस पीड़ित व्यक्ति के बीच में जो फीलिंग है ये उसको पूर्ति करेंगे, उसको सूचना संप्रेषित करेंगे और वो जागरूक बनेंगे लोग, नागरिक, और वो परिवार जागरूक बनेगा कि मेरा बच्चा, मैं काम कर रहा हूं, ये सफिशिएंट है, मेरे बच्चे के बेटरमेंट के लिए मुझे उसको शिक्षा देनी है, उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, साइकोलॉजिकल, ये सारे के सारे डेवलपमेंट मुझे करने हैं, तो वो एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएगा। बिल्कुल। और ऐसी ही बात हमारे नेशनल चाइल्ड लेबर जो पॉलिसी है उसमें भी ये बात की कि काउंसलिंग और पूरा जो रिहेबिलिटेशन है वो सिर्फ बच्चे का नहीं, पूरे परिवार का जरूरी है। तो मैं बच्चों की काउंसलिंग के साथ साथ परिवार की काउंसलिंग किए जाने की कितनी आवश्यकता आप समझते हैं? बहुत बहुत जरूरत है। और जैसे अपन ने पॉइंट आउट किया कि चूंकि पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व है और परिवार के संज्ञान में ये बात है, तो परिवार की जब आप काउंसलिंग करेंगे और परिवार को ये फील हो जाएगा कि हम हमारे बच्चे को किस तरफ धकेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो ही प्रोटेस्ट करेंगे और वो उसको जाने नहीं देंगे, चाहे कितने भी प्रेशर आए वो उसको झेलेंगे। आज मैं समझता हूं, जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हम उन संकल्पों की बात कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, और उस गोल में गोल नंबर 8.7 हमारा चाइल्ड लेबर भी है। तो जब इनकी बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये हर माँ बाप आज जागरूक है, ये समझता है कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या सही है, क्या गलत है जी। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी काउंसलिंग उनको कर दी जाए और सही दिशा दे दी जाए तो मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान संभव है। बहुत अहम बात आपने की है। एक और चीज इसमें देखते हैं हम कि सोशल इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं पॉवर्टी इसका एक बड़ा रीजन है कि परिवार अपनी जिम्मेदारियों का बोझ कहीं ना कहीं बच्चों पर डाल देता है, या फिर बच्चे भी, क्योंकि किशोर अवस्था में आते हैं तो बच्चे भी उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और शिक्षा पीछे छूट जाती है। अगर किसी को कंप्लेन करनी हो तो फिर कहाँ करे, क्या व्यवस्था है कि अगर बाल श्रम जैसी कोई स्थिति कोई व्यक्ति देखे तो वो कहाँ अप्रोच करे? देखिए, एक चाइल्ड लाइन है, जैसे हेल्पलाइन होती है, वो है 1098 जी, बिल्कुल, 1098 1098 ये नंबर है, ऑल ओवर इंडिया नंबर है, टोल फ्री है, कहीं से भी कोई भी डायल करेगा 1098 जी, तो उसको एक चाइल्ड लाइन मिलेगी हेल्पलाइन के रूप में। कहीं भी वो चाइल्ड लेबर की कहीं भी कोई शिकायत करेगा, कंप्लेंट करेगा या मदद मांगेगा या काउंसलिंग मांगेगा तो उसको वो मदद निश्चित तौर पर मिलेगी और ये अच्छे तरीके से संचालित है और बहुत सारी शिकायतें इस पर आती हैं, बहुत सारे कॉल्स इस पर आते हैं, ये फीडबैक है। जी, एक और बात जानना चाहेंगे क्योंकि हमारा देश युवा भारत है, हमारी 29% से भी ज्यादा आबादी जो है वो युवाओं की है। युवा चेंज में बहुत बड़े चेंज मेकर बन सकते हैं, तो यंगस्टर्स अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहे बाल श्रम को रोकने के लिए तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स आज जिस परिस्थिति में निकल करके आगे गए हैं जी, उनको ये आभास है कि हमारे पीछे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जी। तो युवा अगर इनिशिएटिव करें तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन परिणाम निकलेंगे और उनकी बात उनके पेरेंट्स भी और जो बच्चे हैं, खुद जो विक्टिम हैं, वो अगर समझ पाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इससे बाहर आ सकते हैं। जी, बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे दूसरी जो बात कह रहे हैं आप कि पॉक्सो कानून भी हमारे बीच मौजूद है, क्योंकि बाल श्रम तो हो ही रहा है, सेक्सुअल अब्यूज या अदर जो दूसरे क्राइम है वो भी बच्चों के साथ हो जाते हैं, तो पॉक्सो कानून के बारे में भी लोग जागरूक रहे, इसके बारे में भी अगर पॉक्सो बहुत जबरदस्त कानून है, 2012 में इनेक्टमेंट हुआ और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि पॉक्सो में जो फास्ट ट्रैक अदालत हैं वो बहुत अच्छा जजमेंट दे रही हैं और बहुत जल्दी ट्रायल होकर के सजा भी मिल रही है और अच्छा मैसेज, जो डेटरेंट इफेक्ट जो समाज में जाना चाहिए वो जा रहा है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी यानी कैपिटल पनिशमेंट मिल रहा है, 20 साल तक के कारावास, 10 साल तक के कारावास और एक अच्छे मतलब एक मैसेज जो डेटरेंट इफेक्ट होना चाहिए, चाहे प्रशासन का, पुलिस का और न्यायालय का, वो निश्चित तौर पर मिल रहा है। जे एक्ट भी हमारे यहाँ 2015 का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बिल्कुल।
केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो इसमें भी बड़े अच्छे प्रोविजन है। इसमें एक तो हमारे यहाँ CWC है, बिल्कुल, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, एक JJB है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर भी बैठते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जब वंस अपॉन ए टाइम हम लोग कहते थे कि बाल अपराधी, फिर उसका नाम आया किशोर अपराधी, अब उसका नाम बिल्कुल बदल दिया गया, अपराध नाम नहीं है, अब 2 नाम है कि चिल्ड्रन नीड फॉर केयर एंड प्रिवेंशन, जी बिल्कुल, और दूसरा जो नाम है चाइल्ड इन्वॉल्व इन लॉ और कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, इस तरह के नाम है। तो वो एक टैग भी नहीं लगता है बच्चे पर, अगर बाल अपराधी का एक टैग लग गया तो एक लेबलिंग थ्योरी काम करती है। हार्वर्ड बेकर कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर कोई लेबल लगा दिया जाता है अपराध का, तो वो उसके जहन में सोचता है कि लेबल तो लगी चुका है, अब क्यों ना मैं इस अपराध को कर लूं, मेरा पूरे व्यक्तित्व पर उसका असर पड़ता है, मेंटालिटी पर बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, और रिहैबिलिटेशन सेंटर इसीलिए है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। जी, हम कुछ हेल्पलाइन और जो कुछ पोर्टल की जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे ताकि आप बाल श्रम को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है, पेंसिल पोर्टल, जिसके बारे में GL शर्मा जी ने भी आपको बताया। इसका लाइन आप इसका जो वेबसाइट का जो नंबर है वो आप लिख लें, www.pencil.gov.in, ये वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप, पेंसिल पोर्टल है ये, और इस पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा NCPCR यानी हमारा जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसकी भी अपनी एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके बहुत सारे पोर्टल हैं जिसके बारे में हम कानून की बात कार्यक्रम में समय समय पर बताते रहते हैं। पॉक्सो ई-बॉक्स है जिस पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। बाल निदान एक पोर्टल है जिस पर भी जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। संवेदना एक पोर्टल है जहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग की जा सकती है। अगर बच्चों को किसी भी तरह की कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो उसके लिए भी आप वहां अप्रोच कर सकते हैं। और चाइल्ड हेल्पलाइन तो है ही 1098, जहां पर बच्चों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम है 100 and 112, यहां भी आप कर सकते हैं। और राजस्थान के संदर्भ में कहें तो राजकोप सिटीजन ऐप, इस ऐप के जरिए भी आप किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं। जितनी भी हेल्पलाइंस हैं, जितने भी पोर्टल्स हैं, इनकी सार्थकता तभी है जब बच्चे सुरक्षित हों, उनका बचपन सुरक्षित हो और आप एक जिम्मेदार नागरिक होने की अपनी भूमिका निभाएं। जाते जाते आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, और आपका अगर मैसेज कुछ हो ऑडियंस के लिए कि बाल श्रम में वो अपना भी योगदान दें तो वो बहुत अच्छी बात है। कानून की बात के माध्यम से आप कानूनी जागरूकता फैला रहे हैं। जी, मुझे कहना है, बशीर बद्र साहब ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि उड़ने दो इन परिंदों को शोक हवाओं में, उड़ने दो इन परिंदों को शोक हवाओं में, और लौटकर फिर बचपन के जमाने नहीं आते, लौटकर फिर बचपन के जमाने नहीं आते। इन जो बच्चे हैं इनको उड़ने दो खुली हवा में, इनका सर्वांगीण विकास होने दो, हार्मोनियस डेवलपमेंट होने दो, जिससे वो देश के अच्छे नागरिक बने और सुखद रूप से हमारे जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, परिकल्पना है, उस संकल्प को पूरा करें, उस सपने को पूरा करें। बहुत ही अहम आपने संदेश दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाल श्रम पर और कानून और सजा के प्रावधानों पर बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो बाल श्रम एक अपराध है। बच्चे जो हैं और उनका बचपन शिक्षा का हकदार है, मजदूरी का नहीं। आइए आप और हम मिलकर बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपनी आवाज़ मुखर करें ताकि भारत को बाल श्रम मुक्त भारत बना सकें। कानून की बात के माध्यम से यही कहेंगे, कानूनों के जानकार बनिए और दूसरों की मदद भी करिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।